तो हम कल लवण जल अपघटन के बारे में बात कर रहे थे। लवण जल अपघटन क्या होता है? किसी भी लवण की जल के साथ क्रिया कराने पर उसका अम्ल और क्षार में टूट जाना लवण जल अपघटन कहलाता है। अब लवण जल अपघटन 4 प्रकार का होता है। लवण जल अपघटन 4 प्रकार का होता है। और 4 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, मतलब SASB, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने लवण का जल अपघटन। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बने लवण का जल अपघटन। देखिए कैसे होगा। जैसे हमारे पास है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का हम जल अपघटन करवाएंगे, जल के साथ क्रिया होगी तो ये हमारे पास बनेगा HNO3 नाइट्रिक अम्ल और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये लवण है, ये प्रबल अम्ल है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये प्रबल क्षार है स्ट्रॉन्ग बेस। अब कल हमने बात करी थी कि विद्युत अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं उनका पूर्ण वियोजन होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य का अपूर्ण वियोजन होता है। प्रबल विद्युत अपघट्य में आते हैं लवण, अम्ल, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। ठीक है, तो इनका पूर्ण वियोजन होता है, पूरे आयनों में टूट जाते हैं। इसको अपन तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? K प्लस NO3 माइनस। जल अति दुर्बल विद्युत अपघट्य है इसलिए इसका वियोजन होता नहीं है, तो प्रबल वालों का करना है अपने को। प्रबल अम्ल टूट जाएगा H प्लस और NO3 माइनस, और KOH टूटेगा K प्लस और OH माइनस में। ये देखिए अपन K प्लस से K प्लस कट गया हमारा, NO3 से NO3 गया, हमारे पास लास्ट में क्या बच रहा है? H2O। H2O इधर क्या बचा? H प्लस और OH माइनस। इस लास्ट अभिक्रिया में हमें मिल रहा है H2O से बन रहा है H प्लस और OH माइनस। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि जल का वियोजन हुआ है, लवण का वियोजन हुआ ही नहीं है। यदि लवण का वियोजन होता तो लवण के आयन मिलते हमको, हमें आयन किसके मिले? जल के। तो एक तरह से मतलब जल टूटा है, लवण तो टूटा ही नहीं है। तो अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन कभी भी नहीं होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन कभी भी नहीं होता है। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन कभी नहीं होता है। तो जो लवण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बनेगा उसका जल अपघटन नहीं होता है। जल अपघटित होना, जल अपघटन होना और जल में विलय होना दोनों अलग अलग बात है। तो जल में वो घुलेगा लेकिन जल अपघटन नहीं होगा। तो फिर इसलिए इस क्रिया को लवण जल अपघटन भी हम नहीं कहेंगे। तो क्रिया लवण जल अपघटन नहीं कहलाएगी। क्रिया लवण जल अपघटन नहीं कहलाएगी। दूसरा इसमें अपन पॉइंट देखेंगे कि अब क्रिया लवण जल अपघटन नहीं कहलाएगी तो इसमें विलयन की प्रकृति कैसी होगी? तो प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है, दोनों प्रबल है, एक दूसरे को मिलके वो उदासीन कर देते हैं, इसलिए विलयन की प्रकृति होगी उदासीन।
नामलीय होगी ना, क्षारीय है, विलयन की प्रकृति उदासीन होगी, विलयन की प्रकृति उदासीन होगी तो विलयन का पीएच क्या होगा, उदासीन का पीएच कितना होता है 7, उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। अच्छा, तो लिटमस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लिटमस पत्र पर प्रभाव क्या होगा, उदासीन है तो कोई प्रभाव नहीं होगा। ओके, तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन हम देख रहे हैं। KNO3 लिया हमने, जल के साथ क्रिया करी, HNO3 और KOH बना, KNO3 टूटा K प्लस और NO3 माइनस में, इसका वियोजन जल का अति दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इसका वियोजन होगा नहीं। ये बन रहा है हमारे पास प्रबल अम्ल HNO3 H प्लस और NO3 में टूट रहा है, और ये टूटेगा हमारे पास K प्लस और OH माइनस में। KNO3 का K KOH के K से कट गया, HNO3 का NO3 KNO3 के NO3 से कट गया, इधर हमारे पास बचा H2O, यहाँ बचा H प्लस और OH माइनस। तो अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन कभी भी नहीं होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास हो सकता है कि निम्न में से किसका जल अपघटन नहीं होगा, किस आयन का या किस लवण का जल अपघटन नहीं होगा। तो जो ऑप्शन दे रखे होंगे 4, उसमें पहचानना पड़ेगा कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से कौन सा लवण बना हुआ है। ठीक है, वो पहचानने का तरीका भी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, और जो प्रबल प्रबल से बना है उसका नहीं होगा, बाकी का होगा। फिर ये भी बोल सकता है किसका होगा, तो 3 उनमें से कोई प्रबल वाले होंगे, उनका नहीं होगा, जो प्रबल वाला नहीं है उसका होगा। वो पहचानने का तरीका मैं बताऊंगा। दूसरा अपन इसमें अपघटन की बात करते हैं। दूसरे प्रकार का जल अपघटन हमारे पास आता है दुर्बल अम्ल मतलब वीक एसिड, प्रबल क्षार मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। तो दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन, इसका हम जल अपघटन करवाएंगे तो देखिए क्या होगा। जैसे CH3COONA सोडियम एसीटेट है ये, जो कि एक लवण है, इसकी हमने क्रिया करवाई जल के साथ तो बनेगा CH3COOH एसिटिक अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है। देखिए लवण का और प्रबल का अपघटन होता है, दुर्बल का नहीं करना होता अपने को। तो ये लवण है, लवण कैसे टूटेगा, इसमें CH3COO माइनस और Na प्लस, H2O टूटेगा नहीं। फिर दुर्बल अम्ल है CH3COOH, और ये जो टूटेगा वो कैसे टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस में। अब आप देख रहे हैं कि Na प्लस से Na प्लस कट जाएगा, क्या बचा अपने पास CH3COO माइनस H2O इक्वल्स टू CH3COOH प्लस OH माइनस। चलिए अब इसमें अपने को देखना पड़ेगा कि ये किस प्रकार का लवण जल अपघटन हुआ। तो 2 प्रकार का लवण जल अपघटन होता है, धनायनिक और ऋणायनिक, कैटायनिक एंड एनायनिक। तो आपको लास्ट के समीकरण में धनायन दिख रहे हैं तो धनायनिक जल अपघटन होगा, और ऋणायन दिख रहे हैं तो वो ऋणायनिक जल अपघटन होगा। जो आयन दिख रहे हैं उसी प्रकार का जल अपघटन होता है। तो इसमें हमने कौन से आयन दिख रहे हैं, ऋणायन दिख रहे हैं, माइनस आयन दिख रहा है, तो मतलब ये क्रिया ऋणायनिक जल अपघटन कहलाएगी। अच्छा, अब इसमें देख रहे हैं जल अपघटन हुआ है क्योंकि लवण के आयन मिल रहे हैं हमें। CH3CO माइनस में से क्या मिल गया, CH3COONA का क्या मिला, CH3COO माइनस। ठीक है, तो इसमें लवण जल अपघटन हो रहा है, लवण के आयन मिल रहे हैं, तो क्रिया ऋणायनिक जल अपघटन कहलाएगी। क्रिया ऋणायनिक जल अपघटन कहलाएगी।
अच्छा, अब क्रिया कैसे जल अपघटन होगी? विलयन की प्रकृति क्या होगी? विलयन की प्रकृति कैसी होगी? OH माइनस आयन आ रहे हैं, OH माइनस किस में आते हैं? क्षार में, तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। अच्छा, दूसरे तरीके से ये भी देख सकते हैं कि जो प्रबल है उसके आधार पर प्रकृति होती है, तो प्रबल कौन है? क्षार। जो प्रबल होता है दादागिरी उसकी होती है, इसलिए प्रबल क्षार है तो विलयन की प्रकृति क्षारीय है। या समीकरण में OH आ रहा है तो क्षारीय, H आता तो अम्लीय हो जाती, तो विलयन की प्रकृति क्षारीय हो गई। तो तीसरा पॉइंट इसमें आ गया कि विलयन का पीएच, तो विलयन का पीएच क्या हो जाएगा? 7 से अधिक। तो चौथा पॉइंट हमारे पास है लिटमस पर प्रभाव। लिटमस पर प्रभाव, तो क्षार है, क्षार क्या करेगा? लाल को नीले में बदल देगा, लाल से नीला हो जाएगा। इस तरीके से दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार का लवण का जल अपघटन होगा। ये पॉइंट इसमें हो गए अपने पास। तो तीसरे प्रकार का लवण जल अपघटन है हमारे पास प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। एग्जाम्पल हमने लिया जैसे AgCl, इसका जल अपघटन करवाया तो बना HCl जो कि प्रबल अम्ल है, और AgOH जो कि एक दुर्बल क्षार है। AgCl टूटेगा Ag प्लस और Cl माइनस में, जल अति दुर्बल है इसको तोड़ेंगे नहीं। HCl टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, और AgOH नहीं टूटेगा। तो इधर से हमारे पास Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा? Ag प्लस H2O इक्वल्स टू H प्लस और AgOH। अब समीकरण में हमारे पास क्या कौन से आयन आ रहे हैं? धनायन आ रहे हैं। तो जो आयन आ रहे हैं वही क्रिया का प्रकार होता है, इसलिए क्रिया क्या कहलाएगी? धनायनिक जल अपघटन कहलाएगी। फिर समीकरण में कौन आ रहा है? H प्लस आ रहा है, और प्रबल कौन है? अम्ल। तो उसके आधार पर देखेंगे तो विलयन की प्रकृति अम्ल है प्रबल, या H प्लस आ रहे हैं तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय है। अम्लीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है, और उसमें जो लिटमस पर प्रभाव होता है तो अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। तो ये तीसरे प्रकार का हुआ। चौथा दोनों दुर्बल का देखते हैं। तो चौथे प्रकार का जल अपघटन है हमारे पास दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया NH4CN अमोनियम साइनाइड, इसका जल अपघटन करवा रहे हैं तो हाइड्रोजन साइनाइड दुर्बल अम्ल बना, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार बना। HCN और NH4OH दोनों दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार हैं। ये लवण है तो लवण टूटेगा NH4 प्लस और Cn माइनस में, H2O टूटेगा नहीं, ये दोनों दुर्बल है इसलिए इनका भी वियोजन नहीं होगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो अब क्रिया में हमारे पास प्लस भी आया और माइनस भी आया, धनायन भी आया और ऋणायन भी आया, इसलिए क्रिया को हम धनायनिक ऋणायनिक जल अपघटन कहेंगे। दोनं आयन है इसलिए धनायनिक ऋणायनिक जल अपघटन कहेंगे। फिर अपन बाकी चीजें इसमें देखेंगे तो वो निर्भर करेगी अम्ल और क्षार के वियोजन स्थिरांक पर। Ka दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक है और Kb दुर्बल क्षार का वियोजन स्थिरांक है। यदि Ka का मान ज्यादा है Kb से, मतलब अम्ल का वियोजन स्थिरांक ज्यादा है, तो विलयन अम्लीय होगा, पीएच 7 से कम होगा और लिटमस नीले से लाल हो जाएगा। यदि क्षार का वियोजन स्थिरांक ज्यादा है, Ka ज्यादा कम है और Kb ज्यादा है, तो विलयन क्षारीय होगा, 7 से ज्यादा होगा पीएच, और लिटमस पर प्रभाव होगा, लाल से नीला होगा। ये इसमें 4 प्रकार के जल अपघटन हुए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है इसके सूत्र बनाने का होता है, फॉर्मूले पूछता है, न्यूमेरिकल की बात होती है, तो फॉर्मूले बनाने का बहुत आसान तरीका अपन बात करेंगे, उसको लेके मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वहीं से अपने पास बनेगा। तो अब हम इनके फॉर्मूलेशन की जो बात कर रहे थे सूत्र बनाने की, वो सूत्र कैसे बनाएंगे, फिर उन पे कैसे क्वेश्चन आएंगे अपन बात करते हैं। अपने पास ये 6 पॉइंट है जो काम आएंगे सूत्र बनाने में। KH जल अपघटन स्थिरांक, H जल अपघटन की मात्रा, KW जल का आयनिक गुणनफल नियतांक, जिसका मान अपने को पहले से ही पता है, KW का मान 1 × 10⁻⁻14 होता है, ये अपन ने पहले पढ़ा हुआ है। Ka दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक, Kb
दुर्बल क्षार का वियोजन स्थिरांक और C सांद्रता। तो इसके आधार पर अपने को 3 सूत्र बनाने हैं, KH, H और PH। KH का मतलब जल अपघटन स्थिरांक। तो ये 3 प्रकार के सूत्र अपन बनाना सीखेंगे, KH का जल अपघटन स्थिरांक का, H जल अपघटन की मात्रा और PH। अच्छा, अपने पास हमने लवण जल अपघटन 4 प्रकार का देखा था, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार का, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार का और दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार का। लेकिन आपको ध्यान है कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन होता नहीं है। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन नहीं होता है। अब जल अपघटन नहीं होता तो उसके फॉर्मूले भी नहीं होंगे, सूत्र भी नहीं होंगे उसके। तो इसलिए हम 3 लवणों के सूत्र पढ़ेंगे, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार और दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार। देखिए अपने को वैसे इनको यदि पूरा सॉल्व करते हैं तो एक सूत्र निकालने में 1.5 पेज बढ़ता है, तो अपन डायरेक्ट बात करेंगे, ठीक है। तो KH निकालना है अपने को, मतलब जल अपघटन स्थिरांक। आप किसी भी लवण के लिए KH निकालें। अब फॉर्मूले आपको क्वेश्चन में या तो KH बोलेगा तो जल अपघटन स्थिरांक बोलेगा, तो जल अपघटन स्थिरांक का मतलब KH। आपको किसी भी लवण का KH निकालना हो, चाहे दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार का हो, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार का हो या दुर्बल दुर्बल का हो, ठीक है। आपको KH निकालना है तो सबसे पहले आपको KW लिख देना है। KH निकालने के लिए सबसे पहले KW लिख देना, चाहे कोई सा भी लवण हो, ठीक है। और KW में भाग दे देना है जो दुर्बल है उसके वियोजन स्थिरांक का। यदि दुर्बल अम्ल है तो Ka का भाग दे देना है, दुर्बल क्षार है तो Kb का भाग दे देना है, और दोनों दुर्बल है तो दोनों का भाग दे देना है। तो Kw ऊपर रहेगा और जो दुर्बल है उसका वियोजन स्थिरांक नीचे रहेगा, ठीक है। Kw ऊपर आ गया, दुर्बल कौन है? अम्ल। अम्ल का दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक कौन है? Ka। तो Ka का हमने दे दिया भाग। तो दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन स्थिरांक क्या हो गया? KW/Ka। सीधा सा तरीका है, क्या करना है, Kw ऊपर रहेगा, जो दुर्बल है उसका वियोजन स्थिरांक का भाग लग जाएगा, बस। इसी तरीके से इसमें देखें, Kw ऊपर, दुर्बल कौन है? क्षार, वीक बेस है, दुर्बल क्षार है, तो भाग किसका लगेगा? Kb का। तो इसलिए दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से बने लवण के लिए KH क्या हो गया? KW/Kb, ठीक है। अब इसमें कौन है? दोनों ही दुर्बल है, दोनों दुर्बल है तो दोनों का भाग लग जाएगा, Ka/Kb। तो सीधा तरीका है जल अपघटन स्थिरांक निकालने के लिए कि आपको क्या करना है, Kw को ऊपर रखेंगे, जो दुर्बल है उसका वियोजन स्थिरांक नीचे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब H निकालने के लिए अपने को क्या करना है? जल अपघटन की मात्रा। H निकालने के लिए कुछ नहीं करना, KH जो निकाला उस KH को टोपी पहना दो। टोपी पहना दो मतलब उसको अंडर रूट में ले लो, बस, ठीक है। तो H के लिए क्या हो गया? वही KW/K का अंडर रूट, KW/Kb का रूट और KW/Ka इंटू Kb का रूट। तो जल अपघटन की मात्रा आपको निकालनी है, तो क्या करना है, जो KH निकला उस KH को टोपी पहना के नीचे कटोरा और पकड़ा दो, मतलब नीचे C से गुणा हो जाएगा, सांद्रता से गुणा हो जाएगा। तो KH के लिए क्या करना है, H निकालने के लिए KH को टोपी पहना के नीचे उसमें कटोरा पकड़ा देना, मतलब C से गुणा कर देना, सांद्रता से गुणा कर देना है, Kb इंटू C। दोनों दुर्बल हैं तो उसमें C से गुणा नहीं होगा, एक दुर्बल है उसमें होता है, दोनों दुर्बल में नहीं होता है। तो KH कैसे निकाला? KW ऊपर, जो दुर्बल है उसका वियोजन स्थिरांक नीचे। H कैसे निकाला? KH को टोपी बना के नीचे कटोरा पकड़ा दिया, C से गुणा कर दिया, सांद्रता से गुणा कर दिया, दोनों दुर्बल में C से गुणा नहीं होता है। फिर आता है pH। pH निकाल रहे हैं तो ये जितने भी K हैं, जितने भी सूत्र में K हैं, उन सारे K को आधा pK कर दो, इनको आधा पिला दो, आधा pK। इनको बोलेंगे भैया आधा pK आना, पूरा pK आओगे तो फैल जाओगे, इसलिए
इन जितने भी के हैं उन सबको आधा पी के कर देना है और सी के साथ आधे लोग लगा देने हैं, क्योंकि वो जब आधा पी के आएंगे तो सी को छेड़ेंगे, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ आधे लोग लगा देने हैं। तो सीधी बात ध्यान रखनी है आपको, पीएच निकालने के लिए जितने भी के हैं उनको आधा पी के कर दो और सी के साथ आधे लोग लगा दो, मतलब आधा पी के डब्ल्यू। तो पी के डब्ल्यू कितना पी के आया? आधा। तो जितने भी के हैं उनके सबके आगे आधा पी के कर दो। फिर ए है आधा पी के ए और सी के साथ आधे लोग, सी के साथ आधे लोग लगा दो। तो क्या करना, पीएच के सूत्र में जो भी के हैं उन सबको आधा पी के कर दो और सी के साथ आधे लोग लगा दो। इसी तरीके से यहां पर देखें 1/2 पी के डब्ल्यू, 1/2 पी के बी और सी के साथ आधे लोग। इसी तरीके से यहां पर देखें 1/2 पी के डब्ल्यू, 1/2 पी के ए और 1/2 पी के बी। तो KH आपको निकालना है, तो KH आप कैसे निकालोगे? KW ऊपर, जो दुर्बल है उसका वियोजन स्थिरांक नीचे। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा पीएच के सूत्र में चिन्ह का ध्यान रखेंगे। के के साथ प्लस चिन्ह लगाना है और के बी के साथ माइनस चिन्ह लगाना है पूरे समीकरण में। तो के है तो के के साथ प्लस चिन्ह लगेगा, के बी है तो के बी के साथ माइनस चिन्ह लगेगा। ये के है तो प्लस, के बी है तो माइनस। बस ये इस तरीके से अपने पास सूत्र बनेंगे, फॉर्मूला बनेगा। तो आपको देखना पड़ेगा पहले तो लवण किस प्रकार का है, वो पहचानना भी बताएंगे अपन क्वेश्चन के साथ। तो लवण किस प्रकार का वो देखना है। यदि आपसे सूत्र पूछा KH का, तो KW ऊपर, जो दुर्बल है उसका वियोजन स्थिरांक नीचे। अब अम्ल दुर्बल है तो Ka से भाग देंगे, क्षार दुर्बल है तो Kb से भाग देंगे, दोनों दुर्बल है तो दोनों से भाग देंगे। ठीक है, H निकालने के लिए क्या करना है, KH को टोपी पहना दो और नीचे कटोरा पकड़ा दो, मतलब C से गुणा कर दो। pH निकालना है तो जितने भी K हैं उन सबको आधा पी के कर दो और सी के साथ आधे लोग लगा दो। के ए के साथ प्लस चिन्ह और के बी के साथ माइनस चिन्ह। अब आपके पास चाहे क्वेश्चन आपको पीएच का पूछा है तो भी आपको KH H फिर पीएच निकलेगा। माना कि क्वेश्चन आपको क्या पूछा, उसने पीएच का पूछा, तो पहले आप क्या निकालोगे, KH ही निकालोगे, फिर उसको आप टोपी बनाओगे, फिर उसका पीएच निकालोगे, डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। अब जैसे 2018 में पिछली साल क्वेश्चन आया था जेट में कि दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से बने लवण के लिए पीएच का सूत्र क्या होगा। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, इसके लिए पीएच का सूत्र क्या होगा। तो वापस वही अपने को क्या निकालना, पहले KH, तो KW ऊपर, दुर्बल अम्ल तो Ka का भाग, नीचे C से गुणा, K को आधा पी के, C के साथ आधे लोग और प्लस चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपने पास ये अपन यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और हो सकती है, आपको शायद ध्यान होगा कि KW का मान कितना होता है, 1 × 10⁻14। तो PKW का मान कितना होता है, 14। PKW का मान 14। तो इस 1/2 PKW की जगह हम क्या रखें, 14, 1/2 7। तो इसकी जगह 7 भी लिखा हो सकता है, 1/2 PKW की जगह 7 भी लिखा हो सकता है, क्योंकि PKW का मान 14 होता है। तो इस तरीके से इसके अपन सूत्र बना सकते हैं। चलिए, जैसे उसमें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन, क्या लवण है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसके लिए हमें KH, H और PH तीनों का सूत्र पता करना है। लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी परेशानी वो आ रही है कि हमें पहचाने कैसे कि लवण किस प्रकार का है।
प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार है, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार है, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार है। तो उसके लिए एक सीधा सा तरीका आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके पास लवण में Cl, Br, I, NO3 और SO4 इनमें से कोई दिख रहा है तो प्रबल अम्ल होगा। लवण में जो किस अपने को दे रखा है एग्जांपल, उसमें Cl, Br, I, NO3, SO4 में से कोई दिख रहा है तो वो प्रबल अम्ल होगा। और Na, K, Rb, CS और Ba इन 5 में से कोई दिख रहा है तो प्रबल क्षार होगा। इसके अलावा कोई भी है तो वो दुर्बल होगा। इसके अलावा कोई भी है तो वो दुर्बल होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यदि Cl, Br, I, NO3, SO4 है तो प्रबल अम्ल, Na, K, Rb, CS, Ba है तो प्रबल क्षार, बाकी बच गए वो सारे के सारे दुर्बल। अब अपने को दे रखा है उसने Na2CO3। Na2CO3 अपन देखें इनमें से कौन है, Na आ गया, Na आ गया मतलब प्रबल क्षार आ गया। अच्छा, बाकी CO3 इनमें है, इनमें नहीं है, मतलब अब अम्ल दुर्बल हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, Na तो क्या हो गया प्रबल क्षार और CO3 क्या हो गया दुर्बल अम्ल। तो अब हमें पता चल गया कि ये लवण प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल से बना है। तो अब KH निकालना है। KH के लिए क्या करेंगे, KW ऊपर, जो दुर्बल है उसका वियोजन स्थिरांक नीचे, दुर्बल कौन है अम्ल, तो अम्ल का वियोजन स्थिरांक होगा Ka। ठीक है, अब हमें निकालना है H, इसको टोपी बना के नीचे कटोरा पकड़ा देंगे तो KW अपॉन Ka इंटू C। pH निकालना, सबको आधा Pk कर दो, C के साथ आधे लोग लगा दो, तो pH बराबर आधा PKW आधा PKa और आधे लोग C। A है Ka है इसलिए प्लस चिन्ह लग जाए। इस तरीके से इसमें अपने पास होता है। जैसे अपन बात करें कि Ag2S, Ag2S के लिए अपने को पता करना है ये तीनों सूत्र ही, KH, H और pH। इनमें से देखें Ag इनमें है क्या, नहीं है, S है क्या, नहीं है, तो मतलब प्रबल कोई भी नहीं है इनमें से, प्रबल कोई भी नहीं है, तो दोनों दुर्बल हुए, तो ये दुर्बल क्षार हो गया, ये दुर्बल अम्ल हो गया। ठीक है, तो अब दोनों दुर्बल हो गए तो KW तो ऊपर जाएगा, दुर्बल वालों का नीचे, KW अपॉन Ka इंटू Kb। टोपी बना देंगे H के लिए, और दोनों दुर्बल में C आता नहीं है। pH के लिए सबको आधा Pk कर देंगे, A के साथ प्लस और B के साथ माइनस। तो इस तरीके से अपन ये सूत्र पहचान के आंसर निकाल सकते हैं आराम से। न्यूमेरिकल आएगा, माना कि न्यूमेरिकल आया तो KW का मान आपको क्वेश्चन में कभी देगा नहीं, वो KW का मान फिक्स है 1 × 10⁻14। तो Ka और Kb के मान आपको दे देगा, रख के सॉल्व कर देंगे। सम आयनन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट, नाम से पता चल रहा है सम आयनन, समान आयन के कारण होगा ये। देखिए दो प्रकार के विद्युत अपघट्य होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य का पूर्ण वियोजन हो जाता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य का पूर्ण वियोजन नहीं होता है। अब हम क्या करें कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य में, जो दुर्बल है उसका अपूर्ण वियोजन हो रहा है, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य में कोई समान आयन वाला प्रबल विद्युत अपघट्य मिला दिया जाए तो समान आयन के कारण दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन रुक जाता है। इसे हम सम आयनन प्रभाव कहते हैं। किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य में कोई समान आयन वाला प्रबल विद्युत अपघट्य मिला दिया जाए तो समान आयन के कारण दुर्बल विद्युत अपघट्य का वियोजन रुक जाता है, इसी को समायनन प्रभाव कहते हैं। जैसे NH4OH एक दुर्बल क्षार है, ये थोड़ा बहुत इसका वियोजन जैसे होता है
NH4 प्लस में टूटा और OH माइनस में टूटा, 40-50% होता है। अब इसमें हमने कोई प्रबल विद्युत अपघट्ट मिला दिया NH4Cl, जो कि एक लवण है, ये टूटेगा। अब प्रबल विद्युत अपघट्ट है, उसका पूर्ण वियोजन होगा, 100% आयनों में टूटेगा। तो ये तो कम टूटा, ये पूरा का पूरा टूट गया। तो अब इसके जो NH4 प्लस हैं, ये इसके OH को पकड़ के वापस NH4OH बना देंगे। पूरा आयनों टूट गया, इसके NH4 प्लस ने OH को पकड़ा, वापस से NH4OH बना दिया, तो इसका वियोजन रुक गया। अब तुम सोच सकते हो सर ऐसे तो NH4 इसके Cl को पकड़ के NH4Cl बना देगा, लेकिन ये तो क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्ट है, 100% आयनों में टूट रहा है, और टूट बना भी जाए तो वापस पूरा तुरंत टूट जाएगा। लेकिन ये तो बहुत दुर्बल है, वैसे ही 30-40% टूटता है, 40-50% टूटता है, और इसने पकड़ के और वापस बना दिया तो इसको टूटने नहीं देगा, इसका वियोजन रुक जाएगा। जैसे H2S दुर्बल अम्ल है, ये टूटेगा H प्लस और HS माइनस में। इसमें जैसे हमने मिला दिया HCl, जो कि एक प्रबल अम्ल है, और प्रबल अम्ल प्रबल विद्युत अपघट्ट होता है, ये 100% आयनों में टूटेगा। तो अब इसका ये H प्लस इसके HS को पकड़ के वापस H2S बना देगा, H2S का वियोजन रुक जाएगा। इसे हम सम आयनन प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये अपने प्रयोगशाला में जनरली अम्लीय और क्षारीय मूलकों का जो परीक्षण करते हैं अपन आयनों का, वहां उपयोग होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं विलेयता, सॉल्युबिलिटी S। तो विलेयता क्या होती है? 100 ग्राम विलायक में घुली विलेय की ग्राम में मात्रा ग्राम विलायक में घुली विलेय की ग्राम में मात्रा विलेयता कहलाती है। अब यहाँ हालांकि ये ग्राम में आ रहा है, लेकिन इसकी इकाई जो अपन लेते हैं वो मोल प्रति लीटर में लेते हैं, इकाई मोल प्रति लीटर में लेते हैं। तो 100 ग्राम विलायक में घुली हुई विलेय की ग्राम में मात्रा विलेयता कहलाती है, इसकी इकाई मोल प्रति लीटर में होती है। फिर दूसरा हमारे पास होता है विलेयता गुणनफल। विलेयता गुणनफल KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP। तो ये क्या होता है? किसी पदार्थ के धनायन तथा ऋणायन की विलेयताओं का गुणनफल, नाम से पता चल रहा है विलेयता गुणनफल। तो धनायन और ऋणायन की विलेयताओं का गुणनफल क्या कहलाता है? विलेयता गुणनफल कहलाता है। तो धनायन एवं ऋणायन की विलेयताओं का गुणनफल विलेयता गुणनफल कहलाता है। जैसे माना कि कोई पदार्थ है AB, ये टूटेगा A प्लस और B माइनस में। अच्छा, अब टूटने पर जो आता है उसे अपन वियोजन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो इसको अपन जैसे वियोजन स्थिरांक निकालें इसका, उसको अपन कैसे लिखेंगे? वियोजन स्थिरांक कैसे निकालते हैं? उत्पाद ऊपर, क्रियाकारक नीचे। उत्पाद कौन आ रहा है? A प्लस B माइनस अपॉन AB। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, बस गुणा कर दूं, तो हमारे पास क्या आएगा? K इंटू AB बराबर A प्लस इंटू B माइनस। ये इसकी विलेयता है। अच्छा, इन दोनों को एक नया नाम दे देते हैं अपन, KSP। इसी को विलेयता गुणनफल कहते हैं। तो KSP बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस की विलेयता इंटू B माइनस की विलेयता। तो विलेयता गुणनफल क्या होता है? किसी पदार्थ के धनायन तथा ऋणायन की विलेयताओं का गुणनफल ही उसका विलेयता गुणनफल कहलाता है। तो क्या करेंगे? उसको धनायन और ऋणायन में तोड़ देंगे, उनको
उनको गुणा कर देंगे, वही KSP होगा। आगे कोई संख्या होगी तो वो घात पे चली जाती है, आगे वाली संख्या घात पे चले जाती है। अलग अलग पदार्थों के लिए बताते हैं कैसे निकलता है ये। तो अपन अलग अलग प्रकार के पदार्थों के लिए KSP ज्ञात करेंगे। इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं कि एकल एकल या द्वि या त्रि संयोजी पदार्थ, जिन्हें अपन AB प्रकार भी कह सकते हैं, AB प्रकार। मतलब जैसे NaCl जिसमें धनायन और ऋणायन की संयोजकता या मात्र संख्या समान हो, या तो धनायन और ऋणायन की संयोजकता 1-1 हो, या तो 2-2 हो, या तो 3-3 हो, आवेश धनावेश और ऋणावेश बराबर हो, तो इनमें 1-1 हो गया। जैसे NaCl हो गया, AgBr हो गया, NH4NO3 हो गया, CaO हो गया, AlN हो गया। इस तरीके से जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर हो, उनके लिए कैसे निकालेंगे? तो कोई भी एक अपन एग्जांपल जैसे ले सकते हैं। माने कि अपन ने AlN लिया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, इसका वियोजन होगा तो Al+3 और N-3, तो ये त्रि संयोजी पदार्थ हुए। इसकी संयोजकता +3, इसकी -3, तो त्रि संयोजी पदार्थ हुए। अब माना कि Al+3 की विलेयता S है और N-3 की भी विलेयता S है, तो KSP निकालना है अपने को। कैसे निकालते? धनायन और ऋणायन की विलेयता को गुणनफल कर देते हैं। धनायन कौन है? Al+3 और ऋणायन कौन है? N-3। इनके मान क्या है? S और S। KSP बराबर S इंटू S। KSP बराबर क्या हो गया? S²। तो जिनमें धनायन और ऋणायन की संख्या समान होती है, उनके लिए KSP किसके बराबर होता है? S² के बराबर होता है। तो जो भी S का मान देगा उसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और इसमें यदि विलेयता पूछ लेता तो विलेयता S बराबर क्या हो जाता? √KSP। तो एक एक संयोजी पदार्थों के लिए KSP बराबर S² है, S बराबर √KSP। तो ये हुआ समान प्रकार के लिए फिक्स सूत्र हो गया। अब निकाल के देखने की जरूरत नहीं, याद भी रख सकते हैं कि समान प्रकार की संख्या है तो KSP बराबर S² है, S बराबर √KSP। दूसरा जो हमारे पास इसमें आता है वो आता है एकल द्वि या द्वि एकल संयोजी पदार्थ, मतलब A2B या AB2 प्रकार। मतलब किसी एक की संख्या 2 हो और किसी एक की संख्या 1 हो, तो एक पर प्लस, एक का 1 आवेश और एक पर 2 आवेश होगा। जैसे अपन बात करें Na2O, K2S, CaCl2, MgBr2। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी हो सकता है इस तरीके का भी कि Na2O किस प्रकार का लवण है, तो एकल द्विसंयोजी या द्वि एकल संयोजी, इस तरीके का। Na2O किस प्रकार का लवण है? एकल द्विसंयोजी या द्वि एकल संयोजी। तो अब अपने को देखो Na2O ऐसे दिख रहा है, 2 Na है और 1 O है, तो दिखने में तो द्वि एकल दिख रहा है, लेकिन आवेश उल्टा रहता है। तो इस पर Na+1 होता है और O-2 होता है, तो इसकी संयोजकता 1 है और इसकी 2 है, तो एकल द्वि हुआ। तो आपको सीधी सी बात ध्यान रखनी है कि वो जब संयोजकता की बात कर रहा है कि किस प्रकार का है, तो जो आपको दिख रहा है उसका उल्टा कर दो। जो आपको दिख रहा है उसका उल्टा कर दो। दिख क्या रहा है? द्वि एक, उल्टा कर देंगे एकल द्वि। जो दिख रहा है उसका उल्टा होगा, ठीक है। अब जैसे अपन ले लें इसमें MgBr2, ये टूटेगा, Mg+2 और 2Br-, Mg+2 और 2Br-। इसकी विलेयता माना कि S और इसकी विलेयता
2s, जितनी आगे संख्या होती है उतनी विलेयता लेते हैं। ठीक है, अब KSP निकालना है अपने को। यहाँ पर KSP क्या हो जाएगा, mg+2 और BR माइनस आगे जो संख्या होती है वो घात पे जाती है। चलो अब इनके मान रख के सॉल्व करते हैं। s BR का मान कितना है, 2s का क्या हो रखा है, स्क्वायर। इसको खोल देते हैं तो KSP बराबर s इंटू 4s स्क्वायर। तो 4s को स्क्वायर से गुणा कर दिया तो 4s की घात 3, या मैं लिख दूं KSP बराबर 4s की घात 3। तो जिनमें संख्या 1 और 2 होगी उनके लिए KSP का मान 4s की घात 3 होगा, या फिर विलेयता s बराबर क्या हो जाएगा, KSP, इसके आगे संख्या होती है उसका भाग लग जाता है KSP में, की घात, ये जो घात है 1/, में चली जाती है, की घात 1/3। तो 1 और 2 या 2 और 1 के लिए KSP बराबर 4s की घात 3, या s बराबर KSP बटे 4 की घात 1/3। ठीक है, ये चीज इसमें अपने पास आती है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट तीसरा हमारे पास आ रहा है एकल त्रि या त्रि एकल संयोजी पदार्थ, A3B या AB3 प्रकार। तो इसमें देख रहे हैं ACl3 है, तो दिख रहा है एकल त्रि, तो उल्टा हो जाएगा त्रि एकल संयोजी हो जाएगा ये। तो जैसे AlCl3 लिया हमने, टूटेगा ये Al+3 और 3Cl माइनस में। ठीक है, इसकी विलेयता s और इसकी 3s। तो KSP कैसे निकालेंगे, इसके आयनों को गुणा कर देंगे, Al+3 और Cl माइनस की घात 3, इनके ये मान रख देते हैं। KSP बराबर s और 3s की घात 3, KSP बराबर s 3 का घात 3 27, s की घात 3, ये लिख देते हैं KSP बराबर 27 और s की घात 3 और 1 s की घात 4। इसमें KSP का मान क्या आ गया, एकल त्रि वाले में 27 s की घात 4, या इसमें विलेयता निकालनी हो हमें, विलेयता s बराबर KSP, s के आगे घात संख्या होती है उसका घात भाग में चली जाती है, 27 बटे घात 1/, में चली जाती है। तो s विलेयता बराबर क्या हो गया, KSP बटे 27 की घात 1/4। तो ये एकल और त्रि के लिए फिक्स हो गया, KSP बराबर 27 s की घात 4, या s बराबर KSP अपॉन 27 की घात 1/4। अब द्वि और त्रि का आता है अपने पास। तीसरा हमारे पास आता है द्वित्रि या त्रि द्वि संयोजी पदार्थ, A3B2 या A2B3 प्रकार। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये रहे, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस। देखिए पदार्थ को कैसे अपन आयनों में कैसे तोड़ेंगे, आगे वाले को प्लस लिखो, पीछे वाले को माइनस। आगे प्लस है Al और पीछे SO4 है माइनस। अब आवेश कितना कितना आएगा, आगे वाले के नीचे जो संख्या है वो पीछे वाले के ऊपर, और पीछे वाले के नीचे जो संख्या है वो आगे वाले के ऊपर। इसके नीचे 2 है तो ये पीछे वाले के ऊपर चला जाएगा, और इसके नीचे 3 है वो आगे वाले के ऊपर आ जाएगा। ये आवेश हुआ, संख्या जितनी इनकी है वही रहेगी। Al 2 है और SO4 3 है, तो अब इसकी विलेयता कितनी हो गई, 2s, इसकी विलेयता हो गई 3s। तो KSP कैसे निकालेंगे अब, Al+3 की घात 2 आगे वाली संख्या घात पे जाती है, SO4 - 2 की घात 3। इसके मान रखें, Al का मान आ रहा 2s की घात 2, इसका मान आ रहा 3s की घात 3। इसको सॉल्व करें, KSP बराबर 2s का स्क्वायर हो गया तो 4s स्क्वायर, और ये 27s की घात 3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, या KSP बराबर
27 को 4 से गुणा करेंगे 108, s की घात 3 और 2 5, s की घात 5। तो 3 और 2 वालों के लिए फिक्स मान हो गया KSP बराबर 108 s की घात 5। या s बराबर निकालना है तो 108 का भाग लग जाएगा KSP में, 108 KSP बटे 108 की घात 1/5। इस तरीके से अपन किसी भी पदार्थ की विलेयता और विलेयता गुणनफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि किस कंडीशन में अवक्षेप आता है, वो बात करें। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपन इसमें देख रहे हैं, अवक्षेपण के लिए आवश्यक शर्त, किस कंडीशन में पदार्थ अवक्षेपित हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो देखिए दो चीजें होती है, तो विलेयता गुणनफल और एक होता है आयनिक गुणनफल। अब विलेयता गुणनफल आप देखेंगे कि यदि KSP मतलब विलेयता गुणनफल, KSP क्या है, विलेयता गुणनफल, विलेयता गुणनफल। यदि विलेयता गुणनफल मतलब KSP का मान ज्यादा होगा, KSP का मान ज्यादा होगा, तो पदार्थ जो है, पदार्थ की विलेयता ज्यादा होगी, उसमें ज्यादा घुला हुआ रहेगा, विलेयता ज्यादा होगी तो अवक्षेप नहीं आएगा। पहली चीज, आप क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा पदार्थ ज्यादा विलेय होगा और KSP के मान दे रखे होंगे। तो जिसके लिए KSP के मान या विलेयता के मान दे रखे हैं ज्यादा, जिसके लिए KSP या विलेयता का मान ज्यादा होगा वो पदार्थ ज्यादा विलेय होगा। ठीक है, तो KSP का मान ज्यादा, पदार्थ ज्यादा विलेय होगा। फिर यदि विलेयता गुणनफल मतलब KSP का मान कम, तो विलेयता भी कम होगी, वो पदार्थ कम घुलेगा, विलेयता कम तो अवक्षेप आने की संभावना अधिक होगी या अवक्षेप आएगा। ठीक है, अब कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि कब अवक्षेप आएगा। तो देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होता है KSP विलेयता गुणनफल। तो यदि विलेयता गुणनफल का मान ज्यादा है आयनिक गुणनफल से, और आयनिक गुणनफल क्या होता है, आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल, जबकि विलेयता गुणनफल क्या होता है, आयनों की विलेयताओं का गुणनफल। तो आयनिक गुणनफल से ज्यादा है KSP, तो मतलब विलेयता ज्यादा है तो विलयन असंतृप्त होगा, विलयन असंतृप्त होगा तो अवक्षेप नहीं आएगा। यदि विलेयता गुणनफल का मान ज्यादा आयनिक गुणनफल से तो विलयन असंतृप्त होगा, अवक्षेप नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन कि यदि KSP का मान बराबर है आयनिक गुणनफल के, तो विलयन संतृप्त होगा, विलयन संतृप्त होगा तो अवक्षेप आने वाला, आया नहीं है, थोड़ा सा इधर हुआ कि आ जाएगा। तो अब ये भी कंडीशन पूछ सकता है आपसे कि संतृप्त विलयन के लिए क्या शर्त है। तो जहां पर विलेयता गुणनफल और आयनिक गुणनफल का मान बराबर हो जाए उस जगह वो संतृप्त विलयन हो जाएगा वहां पे। अब यदि KSP का मान कम हो जाए आयनिक गुणनफल से, आयनिक गुणनफल ज्यादा हो जाए विलेयता गुणनफल से, तो विलयन हो जाएगा अति संतृप्त। अति संतृप्त तो अब अवक्षेप आएगा। तो अवक्षेप आने के लिए क्या शर्त हो गई कि आयनिक गुणनफल का मान ज्यादा होना चाहिए विलेयता गुणनफल से। तो ये 2013-14 में क्वेश्चन पूछा था कि अवक्षेपण के लिए आवश्यक शर्त क्या है। तो उसके लिए आवश्यक शर्त क्या है, आयनिक गुणनफल का मान ज्यादा होना चाहिए विलेयता गुणनफल से। तो ये चैप्टर अपने पास आयनिक साम्य वाला हुआ
कल अपन अम्ल क्षार एसिड बेस के बारे में बात करेंगे। तब तक आप उसको पढ़ के रखेंगे थोड़ा।